नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 29 अक्टूबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहले आपको हैप्पी धनतेरस डे और उसके बाद में सॉरी इसलिए क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हम। लेट देखो इसलिए हो गए, अब परसों दिवाली है तो उससे पहले कई बार पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस जाते हैं, बहुत टाइम लग गया। आज सोचा था सुबह सुबह डाल दूंगा लेक्चर लेकिन हो नहीं पाया। खैर आज फिर मैंने डाल दिया अभी, क्योंकि आर्टिकल्स देखो अगर आज छोड़ते तो फिर आगे इकट्ठा हो जाता। तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, आज का काम आज ख़त्म कर दिया। अब आपके पास में फ्री टाइम आज कल में है तो ठीक है, अदरवाइज़ देखो जब भी आपको समय लगे तब आप डिस्कशन देख लीजिएगा। क्योंकि देखो अब यूपीएससी तो वेट करेगी नहीं, जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए हैं वो तो अपने को कवर करने ही होंगे। अब स्टैटिक पोर्शन तो देखो छोड़ा जा सकता है, स्टैटिक पोर्शन तो आगे भी कवर कर लेंगे, लेकिन ये जो डेली वाले आर्टिकल्स हैं ये अगर छोड़ेंगे तो काम फिर आगे बढ़ता जाएगा। ये आर्टिकल्स फिर आगे वाले दिन हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, ये दिक्कत होती है ना। तो आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। 3 द हिंदू के सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। दूसरे नंबर पे लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित आर्टिकल। तीसरे नंबर पे कैसे सोलर सोसाइटल रेवोल्यूशन ला रहा है। चौथे नंबर पे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, कैसे एग्रीकल्चर में टेक रेवोल्यूशन आ रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है। प्लेटो का कोट है, वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। इसका मतलब देखो ये है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। जो वाइज मैन होते हैं ना, समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो देखो जब बोलते हैं ना तो उनकी बातों से ना कन्वर्सेशन में कुछ वैल्यू एडिशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आते हैं। लेकिन जो समझदार लोग नहीं होते ना, जो मूर्ख होते हैं, वो सिर्फ फोकस करते हैं क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। वो कांस्टेंट वैलिडेशन चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं अनाप शनाप, ताकि अपने आप को साबित किया जा सके। उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, ज़्यादा बोल के वो कॉन्फिडेंस जो वो ज़्यादा बोल के ना वो वैलिडेशन चाहते हैं कि हाँ भाई देखो मैं कितना बढ़िया हूँ। लेकिन देखो हमेशा याद रखिएगा, चाहे इंटरव्यू है, मतलब दोस्तों की बात देखो अलग है, वहाँ पे कोई जज करने के लिए नहीं है, लेकिन देखो जब भी प्रोफेशनली या फिर कहीं पे आप बात कर रहे हो ना, तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि साइलेंस को भरने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो। कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, जो आप बोल रहे हो उस पर भरोसा रखो। तो ये कोट है आज का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने ना कई बार ऐसा सीन मूवीज में देखा होगा या फिर रियल में भी देखा होगा कि ना टीचर एक बच्चे से ना क्वेश्चन पूछती है, वो बच्चा ना उसको अंदर से आइडिया है उस क्वेश्चन का, बट उसके मुंह पे ना वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब वो किसी प्रकार से वर्ड्स जुटा रहा होता है कि टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर किया जा सके। लेकिन इतने में ना टीचर के पास टाइम कम होता है, टीचर उस स्टूडेंट को छोड़ के किसी दूसरे स्टूडेंट को बोल देती है आंसर देने के लिए। कितना बुरा लगता होगा उस स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट अगर देखो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। खैर आप तारे ज़मीन पे मूवी अगर आपने देखी है तो आप समझ गए होंगे। जब देखो टीचर ऐसे स्टूडेंट के आंसर का वेट नहीं कर पाती, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दे पाती, उनका आंसर नहीं सुन पाती, तो देखो जो थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा था ना ऐसे स्टूडेंट्स ने, वो भी उनके दिमाग से स्लिप हो जाता है और एक अपॉर्चुनिटी वो स्टूडेंट खो देता है सीखने की। एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताता हूँ। हमारे देश में देखो 50 मिलियन स्कूल जाने वाले बच्चे, यानी 8 से 15% जो बच्चे हैं ना, वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है। जैसे हमारे देश में 2016 का राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है। अब ये जो एक्ट है ना, ये 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज करता है और उसमें से एक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। मैं आपको इनका एग्जांपल देता हूँ। जैसे डिसलेक्सिया है,
डिसलेक्सिया जो तारे ज़मीन में हमने देखा था वही है ना ये। इसमें देखो सिर्फ लेटर्स का मिक्सअप का इशू नहीं है, बल्कि देखो बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है ना, वो देखो लैंग्वेज प्रोसेसिंग ठीक से नहीं कर पाता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव भी प्रभावित होता है, मेमोरी इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल इंटरेक्शंस में भी चैलेंज आता है। एक और एग्जांपल है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना क्लास में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर एकदम से हाइपर रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में। मतलब उनका इम्पल्स ऐसा होता है कि एकदम से ओवर रिएक्ट कर दिया। देखो ये कई बार सिर्फ शैतानी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, समझ गए। बट देखो दिक्कत ये है कि हमारे देश में ना टीचर्स जो हैं उतने ट्रेंड नहीं हैं ऐसे सिचुएशन के साथ बच्चों को डील करने के लिए। मतलब जिन बच्चों में ये कंडीशंस है ना, उन बच्चों को कैसे डील किया जाए, ये हमारे देश में टीचर्स उतने कैपेबल नहीं है, उतने ट्रेन नहीं है। टीचर्स की अपनी लिमिटेशंस है कि उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है उस बारे में। कोविड-19 की महामारी आई, महामारी की वजह से ना सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ना टीचर्स बिल्कुल ट्रेन नहीं थे कि ऑनलाइन जब वो क्लासेस दे रहे थे ना, तो ऑनलाइन क्लासेस देते वक्त वो स्टूडेंट्स जो लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनको कैसे अलग से सिखाया जाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल किया जाए, इस बारे में टीचर्स ट्रेन नहीं थे जब कोविड की महामारी आई। तो इसलिए सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। अपने राइटर एक सक्सेस स्टोरी बताते हैं। सक्सेस स्टोरी है राधिका की, मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित, लेकिन देखो इन्होंने ना अपने सीबीएसई एग्जाम्स में 97% स्कोर किया। मतलब अगर देखो ध्यान दिया जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं वो एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन राधिका जैसे न जाने अनगिनत स्टूडेंट्स हैं, काउंटलेस स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हमने ऐसा टीचिंग मेथड या फिर ऐसा सिस्टम नहीं अपनाया है कि ऐसे स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और देखो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं, जैसे तारे ज़मीन पर मूवी में दिखाया गया था, वो लेजी नहीं होते, स्टूपिड नहीं होते, बस उनका दिमाग थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। तो वो हमारा काम है देखो कि हम उनके ट्रू पोटेंशियल को बाहर लेके आएं। लेकिन जब हम समझते नहीं हैं उनके बारे में कि उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है और अलग ढंग से ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं और उन पे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि तुम कर क्यों नहीं रहे हो, तुम आलसी हो, तो फिर ऐसे बच्चों में ना एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आने लगती हैं और ये अकेले में अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हैं, बता नहीं पाते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यही है टीचर ट्रेनिंग, सबसे इम्पोर्टेंट। टीचर्स बनने के जो प्रोग्राम होते हैं ना, बीएड प्रोग्राम, अब बीएड प्रोग्राम में ना न्यूरो डाइवर्सिटी और एडेप्टिव टीचिंग मेथड्स पे फोकस किया जाए। एडेप्टिव टीचिंग मेथड्स मतलब जिस टाइप का स्टूडेंट है उस हिसाब से टीचर अपने आप को एडेप्ट करें। वैसे देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, बट बातें हैं, बातों का क्या मतलब, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना प्रैक्टिकली ग्राउंड पर। फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया जाता है आर्टिकल में। फिनलैंड में ना अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, शुरुआत से ही ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। फिर देखो उनका रेगुलर असेसमेंट होता है, उनके लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन स्कूल्स निकालते हैं और कंटिन्यूअस उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि मतलब कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन उन बच्चों को देने के बाद में उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है ठीक हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर ठीक नहीं हुई है तो फिर उनके लिए थोड़ा और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये फिनलैंड का एग्जाम्पल है। इसके बाद राइटर सजेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हेल्प कर सकते हैं। जैसे देखो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, पीएम ई विद्या स्कीम है, दीक्षा है, ई पाठशाला है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एआई के आने के बाद में ना आप एआई को अच्छे से यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकती है यूपीएससी प्रिपरेशन में। अगर आप एआई को यूज़ करते हो तो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। आपने सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा
लेकिन मैं आपको और बताता हूँ, क्लोड है, गूगल जेमिनी है और परप्लेक्सिटी है। तो आप इनको यूज़ कीजिए अपनी तैयारी में, बढ़िया से आपको फ़ायदा होगा। किसी दिन मैं डिस्कस भी करूँगा कि कैसे आप इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कुल मिला के देखो, पॉइंट ये है, इतने बढ़िया बढ़िया टूल्स आज के समय में अवेलेबल है, तो इनकी सहायता से ऐसे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए जो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। और लेकिन दिक्कत यह है, ये टूल्स ना सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचते नहीं हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर टीचर ट्रेनिंग का पॉइंट वैसे पहले भी बता दिया, हो ही गया टीचर ट्रेनिंग का, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। टीचर्स कर क्या सकते हैं? टीचर्स देखो ये कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम अलाउ करें, अलग अलग टीचिंग मेथड्स अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से फॉलो करें, विजुअल एड्स का यूज़ करें। विजुअल एड्स जैसे आजकल एनिमेशन वाली वीडियोस हैं, उनकी सहायता से ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है। रेगुलर ब्रेक्स दें। और देखो, ट्रेडिशनल टेस्टिंग में क्या होता है, रेगुलर एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा टीचर ओरल एग्जामिनेशन ले सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स का, और इवैल्यूएशन कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए बजाय साल के अंत में होने के। स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर पर्सनलाइज्ड गोल दे सकता है कि आपके लिए गोल ये है। और ये सब करने के लिए देखो, टीचर्स को ना थोड़ा इंसेंटिवाइज कर दें तो और भी बढ़िया है कि आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा अगर आप न्यूरो डाइवर्सिटी में ट्रेनिंग हासिल करोगे, आपका करियर में एडवांसमेंट होगा, प्रमोशन जल्दी होगा। फिर देखो, पेरेंट्स जो हैं वो भी शुरुआती साइंस को रिकॉग्नाइज करें, प्रोफेशनल हेल्प मांगें अगर उन्हें लगता है कि बच्चा थोड़ा स्लो सीख रहा है, स्कूल से कोऑर्डिनेट करें, बच्चे का इमोशनल सपोर्ट बने। और हमें देखो, कल्चर में भी चेंज लाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी को शेम ना किया जाए, ये कोई शर्म की बात नहीं है। हर जो ब्रेन है वो अलग अलग ढंग से काम करता है। तारे जमीन पर ऐसी जो मूवीज है ना, वो उन्होंने अवेयरनेस लाई है, बट अभी भी देखो सोसाइटी को ना और ज्यादा इंक्लूसिव होना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल है कि कैसे हमारे देश के एग्रीकल्चर में टेक रेवोल्यूशन आ रहा है। देखो, एक डेटा है, डेटा ये है कि 2023 में ना हमारे देश में टोटल 820 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, 820 मिलियन, जिसमें से देखो 53% तो रूरल एरिया से थे। और 2025 आते आते ना टोटल इंटरनेट यूजर हो जाएंगे 56%। 56% कहाँ के? रूरल एरिया के। मतलब 2023 में रूरल एरिया में 53% इंटरनेट यूजर थे टोटल भारत के इंटरनेट यूजर के, लेकिन 2025 आते आते 56% यूजर्स रूरल एरिया से हो जाएंगे। अब देखो, इतने सारे यूजर्स रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंटरनेट चलाना जानते हैं, तो सोच के देखिए इनके थ्रू कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। और वही करने की सरकार कोशिश कर रही है। जैसे एक है एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा, जैसे देखो हम सबके पास ना एक आधार कार्ड है, वैसे ही हर एक किसान के पास में ना एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी, और ये डिजिटल आइडेंटिटी उस किसान का ना एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह होगी फार्मिंग वर्ल्ड में। इससे होगा क्या, सरकार जो स्कीम्स चला रही है ना, उसका पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। मतलब ये जो एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म है ना, वो एग्रीकल्चर वर्ल्ड में आधार कार्ड का काम करेगा। सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ना किसानों से रिलेटेड, डिजिटल फॉर्मेट में सेफली स्टोर होते रहेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट रहेगी। किसानों को कब स्कीम का लाभ मिला, कितनी फसल बेची, सब कुछ। फिर देखो, एक और सिस्टम सरकार ला रही है, ये है किसान ई मित्रा चैटबॉट। इस किसान ई मित्रा चैटबॉट को ना मैंने भी चेक किया। किसान इस वेबसाइट पे जाके ना अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन जान सकते हैं, कुछ भी उनको दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। ये भी बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा ड्रोन सर्विलियंस बेस्ड पेस्ट एंड डिजीज मॉनिटरिंग सिस्टम। अब तो देखो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन की सहायता से पता लग जाता है खेत के किस हिस्से में पेस्ट लग रहा है, फसल को कहाँ पे डिजीज़ लग रहा है। सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से ये पता लग जाता है कि इस बार क्रॉप्स का प्रोडक्शन कितना रहेगा। मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है किसानों के पास तुरंत की तुरंत पहुंच जाती है। गांव लेवल पे अब वेदर रिलेटेड अपडेट्स मिलने लगी हैं। मंडीज़ के थ्रू, मतलब ऑनलाइन किसान चेक कर सकते हैं किस मंडी में कितना रेट मिल रहा है।
ऑनलाइन बायर के थ्रू किसान सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कीम, मतलब एक एप्लीकेशन जो सरकार ने चलाई 2016 में, किसान सुविधा ऐप। ये जो ऐप है ना, किसानों की हेल्प करती है 5 क्रिटिकल एरियाज में: वेदर, मार्केट प्राइस, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, इनपुट डीलर्स और एक्सपर्ट एडवाइजरीज। तो 5 एरियाज में ये किसान सुविधा ऐप किसानों की मदद करती है। तो ये इतने सारे जो मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए ना, इनका फ़ायदा क्या हो रहा है? इनका फ़ायदा देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे सबसे पहले है, इस डिजिटल रेवोल्यूशन से ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। मतलब अब किसानों को टेक्नोलॉजी की सहायता से इतना पता लग रहा है प्रिसाइजली कितने इनपुट चाहिए, कितने फर्टिलाइजर चाहिए सोइल के हिसाब से। तो किसान बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट ऑप्टिमाइज की जा सकती है। समझ गए? मतलब डायरेक्टली सोइल को क्या रिक्वायरमेंट है, जब किसानों को पता होगा, प्रिसाइज इरिगेशन जब किसान करेंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी, इनपुट कम से कम वेस्ट होगा और डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्रॉप को वेदर अपडेट्स हैं, जैसे वेदर अपडेट्स की सहायता से क्रॉप्स की प्लानिंग ज़्यादा बेहतर ढंग से की जा सकती है। तो ये सारे फायदे हैं। अब देखो किसान, इतना ज़्यादा टेक रेवोल्यूशन आ रहा है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अब जो यंग फार्मर्स हैं, मतलब किसानों के बच्चे जो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे, वो अब ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखने लगे हैं कि कैसे अपने पेरेंट्स की मदद की जा सकती है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब रूरल यूथ जो है फार्मिंग में अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। क्रॉप फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। मार्केट में जो हमेशा अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं उनको रिड्यूस किया जा सका है मंडी से कनेक्ट करके। मतलब अगर ओवरऑल कहें ना, तो किसान बेटर डिसीजंस ले पा रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इंप्रूव हो रही है इस टेक रेवोल्यूशन से। तो ये पूरा आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशरी में महिलाओं के अंडर रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में ना एक रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023। इसमें यह बोला गया कि हमारे देश में ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में टोटल महिलाएं कितनी हैं? 36.3%। ध्यान से देखा आपने, नंबर इतना बुरा नहीं है। मतलब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन जजेस कितनी है? 36.3%। 14 स्टेट्स में सिविल जज जो रिक्रूट हुए ना जूनियर लेवल पे, उनमें देखो 50% से ज़्यादा तो महिलाएं हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन देखो, बावजूद इसके ये पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, इसमें आपको वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लड़कियां एग्जाम क्लियर कर रही हैं, लेकिन हायर लेवल पे आते आते सिस्टम बायस्ड होता जाता है। समझे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने आपको बताया 36.3% ओवरऑल। 14 राज्यों में तो जितने जजेस को रिक्रूट किया जा रहा है 50% से ज़्यादा लड़कियां। लेकिन देखो हायर लेवल पे आते आते ना, जैसे हाई कोर्ट में जनवरी 2024 तक सिर्फ 13.4% जजेस महिलाएं थीं, और सुप्रीम कोर्ट में तो ये आंकड़ा और भी कम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 9.3% जजेस वुमेन हैं। तो देखो ऐसा क्या होता है कि रिक्रूटमेंट जब लड़कियों का ज़्यादा हो रहा है तो वो हायर लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? तो राइटर बोलते हैं, देखो बात सिर्फ रिक्रूटमेंट का नहीं है, बात टैलेंट को रिटेन करने का भी है, रिटेंशन का भी है। जैसे कुछ हाई कोर्ट्स तो ऐसी हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यहाँ पे या तो देखो एक भी, इन हाई कोर्ट्स में या तो एक भी महिला जज नहीं है तो एक आदमी मुश्किल से। और इवन बात सिर्फ जजेस की नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के द्वारा जो डेटा पब्लिश किया गया है ना, उसके अनुसार देखो जितने एडवोकेट्स रजिस्टर होते हैं ना, उसमें 15.3% नंबर महिलाओं का है, यानी वुमेन एडवोकेट्स भी कम हैं। सभी स्टेट्स में मिला के क्या सिचुएशन है वो तो देखो ओवरऑल डेटा नहीं है, मतलब सभी स्टेट बार काउंसिल में क्या सिचुएशन है, लेकिन इतना जरूर है कि महिलाएं जो हैं अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। इवन एज ए एडवोकेट्स भी आपको बहुत कम महिलाएं सीनियर एडवोकेट्स मिलेंगी, बहुत कम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड मिलेंगी, बहुत कम महिलाएं आपको बार काउंसिल के अध्यक्ष या फिर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगी।
इसका रिजल्ट जानते हो क्या होता है? इवन वकील के लेवल पे भी बहुत कम महिलाएं हैं। इसका रिजल्ट ये होता है, अब देखो इन्हीं वकीलों में से तो आगे जाके फिर जज बनते हैं। हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना कि जज बनने के लिए 5 साल की सर्विस लगातार होना ज़रूरी है, 10 साल एज ए वकील लगातार काम करना ज़रूरी है, वो सब हम पढ़ते हैं जो कंडीशंस होती हैं एलिजिबिलिटी में। तो अब देखो ऐसी महिलाएं ही कम होंगी जिन्होंने लगातार 10 साल तक एज ए एडवोकेट काम किया है हाई कोर्ट में, तो फिर वो जज कैसे बनेंगी आगे जाके? पूल ही छोटा है, उसी पूल में से तो फिर वकीलों को सिलेक्ट करके जज बनना है। ये विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। और इसलिए बात सिर्फ एंट्री लेवल की नहीं है, एंट्री लेवल पे तो महिलाओं का अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है, बात हायर लेवल की है। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम महिलाओं के प्रति बाइस्ड है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये दिया जाता है कि आप ना कोर्ट्स में जाओगे, जैसे 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो ऐसी हैं जहाँ पे ना कोई डेडिकेटेड वॉशरूम नहीं है महिलाओं के लिए। इवन कोर्ट्स में ना कई बार जजेस, फीमेल जजेस होती है ना, उन तक के लिए डेडिकेटेड फीमेल वॉशरूम नहीं होता। इसके अलावा हाइजीन वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ नहीं होती, काफ़ी लिमिटेड सैनिटरी फैसिलिटीज़ होती हैं। और ये जो कंडीशन है ना कि लगातार 10 साल हाई कोर्ट में जज वकील के तौर पे काम करना, अब देखो होता क्या है, कई बार जैसे फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पैट्रियार्की के कारण, या फिर बच्चे को जन्म दिया, उस वजह से ना लगातार प्रैक्टिस में ना ब्रेक आ जाता है। समझ गए? बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद में कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, तो 2-3 साल के लिए फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस छूट गई, तो फिर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती कि आपने लगातार हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं किया, ब्रेक है बीच में, तो ये डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, रिग्रेस है, मतलब एकदम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और हमारे देश में पैट्रियार्की के कारण ना, अब जैसे अब महिलाएं हैं, घर बार पूरा सेट है, बच्चों की एजुकेशन चल रही है, तो एकदम से ना जज की ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जज की ट्रांसफ़र हो जाती है तो महिला जज की ट्रांसफ़र हो जाती है ना, तो परिवार में काफ़ी दिक्कत सी आ जाती है कि हाँ भाई परिवार यहाँ पे जज की ट्रांसफ़र हो गई, वुमेन जज की, अब उनको दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। तो काफ़ी हार्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी है जुडिशरी में। ये भी एक डेटरेंट का काम करता है कि हायर लेवल पे ज़्यादा महिलाएं नहीं जा पाती। इसके अलावा जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, अब होना ये चाहिए पब्लिक प्लेसेस में भी जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, क्रैश वगैरह होने चाहिए, यानी शिशु गृह जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जा सके, बट ये नहीं होती कोर्ट्स में। अब टॉयलेट्स वगैरह तक तो है नहीं, क्रैश कैसे होंगे, शिशु गृह कैसे होंगे, तो ये सब दिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी का नाम क्या है वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। ऐसा देखो थ्योरी का नाम तो नहीं है, एक टर्म है, कैरोल पेटमैन ने इसे एक्सप्लेन किया है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो मतलब ये है, अब धीरे धीरे ना जैसे जैसे ज़माना मॉडर्नाइज हो रहा है, अब पब्लिक प्लेसेस में महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं, प्राइवेट स्फीयर से बाहर आ रही हैं। प्राइवेट स्फीयर जैसे घर हैं, घर से बाहर निकल रही हैं और पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज में, मार्केट में। बट दिक्कत ये है कानून उतना तेज़ी से चेंज नहीं हो रहे हैं, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा है। ये है पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। अब जिस हिसाब से महिलाएं प्राइवेट स्फीयर को छोड़ के पब्लिक स्फीयर में ज़्यादा दिख रहे हैं, ऑफिसेज में, मार्केट में, ट्रांसपोर्ट जहाँ पे भी है, रेल में, तो कानून भी उसी हिसाब से चेंज होने चाहिए ना। अब महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए प्रोविजंस, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत मुश्किल से आपको ना पब्लिक सेक्टर में ना वुमेन रिलेटेड टॉयलेट्स देखने को मिलते हैं। अब शहरों में थोड़ा थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन आप जाओगे छोटे शहरों में बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे। छोटे शहरों में तो मिलते ही नहीं है। Tier 3 सिटीज़ जो हैं, आप लोगों ने ये चीज़ महसूस भी की होगी। तो ज़माना चेंज हो रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉज वगैरह उतना तेज़ी से चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है फीमेल गेज से। फीमेल गेज मतलब आप ना चीज़ों को महिलाओं के पर्सपेक्टिव से देखो। आमतौर पे ना पॉलिसी मेकर्स कौन हैं? पॉलिसी मेकर्स में आपको ना मैन दिखेंगे, इवन म्यूनसिपैलिटी लेवल पे भी आपको मैन दिखेंगे पॉलिसी मेकिंग में। महिलाओं का पर्सपेक्टिव
कंसीडर ही नहीं किया जाता चीज़ें बनाने में। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, अब हाई कोर्ट में ना बिल्डिंग की कमेटी है, बिल्डिंग की कमेटी में मान लो सारे मैन हैं, तो कभी वुमेन का पर्सपेक्टिव आएगा ही नहीं कि हाँ भाई उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्डिंग कमेटी में सारे मैन होंगे, वो कंसीडर ही नहीं करेंगे कि महिलाओं को दिक्कत क्या होती है, क्या क्या चीज़ों की उनको जरूरत है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, फीमेल गेज नहीं है, मतलब फीमेल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा नहीं जाता। जस्टिस हिमा कोहली ने ना एक बात की, फॉर्मर जज है, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई। इन्होंने बोला कोर्ट में ना एक अनकॉन्शियस जेंडर बायस देखने को मिलता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में ना आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी, बहुत कम महिलाएं जज मिलेंगी। और हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटीज में जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली, इलाहाबाद, हिमाचल प्रदेश, यहां पे बिल्डिंग कमेटी में ना एक भी वुमेन नहीं है। हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रीज हैं, जुडिशियल एकेडमीज हैं, वहां पे आपको महिलाएं नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए वुमेन पर्सपेक्टिव ना मिस हो जाता है। तो आवश्यकता यह है कि वुमेन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाए, उनको जगह दी जाए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी जाए, उनको बिल्डिंग कमेटी में जगह दी जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो तो उनके पर्सपेक्टिव का ध्यान रखा जाए। जब ये पूरा फील्ड जुडिशियल सिस्टम वुमेन फ्रेंडली होगा तो अपने आप जो महिलाएं जो हैं वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगी, रिटेंशन उनका होगा और हायर लेवल पे भी उनका जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अंडर रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी में। इसके बाद नेक्स्ट है सोलर एक गेम चेंजर है वुमेन एम्पावरमेंट में। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के सोशल एम्पावरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल के अच्छे हैं, बाकी तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, आपको भी पता है एमिशन वगैरह कम होते हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करने से। लेकिन मतलब एक सेंस जो है ना आर्टिकल का वो ये बताता है कि सोलर एनर्जी ना सिर्फ एनर्जी सेक्टर में रेवोल्यूशन ला रहा है, एनर्जी सेक्टर में किस प्रकार से रेवोल्यूशन ला रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन किस प्रकार से सोसाइटल रेवोल्यूशन लेके आ रहा है सोलर सेक्टर वो इस आर्टिकल में बताया जाता है। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि चार्ल्स फ्रिट्स इन्होंने ना पहला रूफटॉप फोटोवोल्टिक सोलर एरे इस्टेब्लिश किया था 1884 में। उससे पहले तो सन को सिर्फ एक नेचर की फोर्स माना जाता था कि हाँ भाई सूर्य देवता हैं, इनसे फोटोसिंथेसिस होती है, इवापोरेशन होता है, काउंटलेस नेचुरल प्रोसेसेस सन की सहायता से होती हैं। लेकिन 1884 में जब पहला रूफटॉप फोटोवोल्टिक सोलर एरे लगा ना, तब पता लगा कि देखो सन का रोल सिर्फ इतना नहीं है, सन तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल प्ले कर सकता है। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, ये सब ना सेंट्रलाइज्ड हैं, बड़े बड़े ग्रिड लगते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। लेकिन सोलर पावर ना डिसेंट्रलाइज लेके आ रही है, घर घर में बिजली पैदा हो रही है, बहुत बड़ा रोल है इसका। पहले जो इंडिविजुअल्स थे, गांव के लोग थे, उनका एनर्जी इकोनॉमी में कोई रोल ही नहीं था, बस वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट थे बिजली के लिए। बट अब उनका इतना बड़ा रोल है एनर्जी इकोनॉमी में। अब तो देखो गांव गांव में आपको पता है छोटे छोटे ग्रिड लग रहे हैं विलेज लेवल पे, जिसको मैनेज किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा, पंचायत के द्वारा मिल के वो डिसाइड करते हैं टैरिफ कितना होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो बहुत बड़ा सोसाइटल रेवोल्यूशन ये सोलर पावर लेकर आई है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है गुजरात के ना लिटिल रण ऑफ कच्छ में, यहाँ पे ना महिला नमक फार्मर्स, वुमेन सोल्ट फार्मर्स पहले ना ये पंप का इस्तेमाल करती थी, एक्सपेंसिव डीजल यूज होता था। बट अब ये वुमेन सोल्ट फार्मर्स ना सोलर पंप का इस्तेमाल करने लगी हैं, जिनसे ना एनर्जी की कॉस्ट 94% तक कम हो गई है। CO2 एमिशन एनुअली 1,15,000 मेट्रिक टन तक कम हो गया है। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप आंसर में यूज कर सकते हो केस स्टडी। अब कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे बेयरफुट कॉलेज इंडिया, ग्रामीण शक्ति बांग्लादेश, सोलर सिस्टर अफ्रीका, ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जो महिलाओं को ना सोलर इंजीनियर बना रहे हैं, महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं। युगांडा का एग्जाम्पल है, युगांडा हेल्थ सेंटर में ना पहले कभी रात को कभी भी बिजली चली जाती थी, डिलीवरी करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन ना सोलर सूट केसेस का इस्तेमाल होने लगा, इससे रात को भी डिलीवरीज होने लगी, रात को लाइट की जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई।
सोलर एनर्जी बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दे रहा है। जैसे 2022 में ना सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री ने ना 49 लैक्स जो लोग हैं ना उनको रोजगार दिया, जिसमें से 40% वर्कफोर्स तो महिलाओं की थी। अब आगे आपको पता है 2030 तक हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट अचीव करने हैं, जो कमिटमेंट हमने की है, तो 3 मिलियन यानी 30 लाख नई जॉब्स जनरेट होंगी। और यहाँ पर भी महिलाओं का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, महिलाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और किसी एनर्जी प्रोजेक्ट ने देखो इतना एम्पावर महिलाओं को नहीं किया जितना कि सोलर सेक्टर ने किया है। अब पहले देखो होता क्या था, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जहाँ पे भी ये रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे ऑयल जहाँ पे मिलेगा, कोल जहाँ पे मिलेगा, जैसे झारखंड है रिसोर्सेज से भरपूर, लेकिन ना फिर भी वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है क्योंकि करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसे ना रिसोर्स कर्स भी बोलते हैं। एक तरफ भगवान ने रिसोर्स तो दिए, लेकिन श्राप भी दे दिया कि आपको हम रिसोर्स तो देंगे लेकिन डेवलपमेंट नहीं देंगे। आप कोई भी ऐसा रीजन देखो, उड़ीसा देख लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स आपको मिलेंगे लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। बट देखो सोलर सेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे सोलर पैनल्स लगेंगे घर के ऊपर, खेतों में, वहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मिनी ग्रिड, जैसे मैंने आपको बताया, गांव लेवल पे मिनी ग्रिड इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जिनको मैनेज किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, पंचायती राज के द्वारा। तो लोकल लेवल पे एनर्जी इकोनॉमी जो है वो बढ़िया से डेवलप हो रही है। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है ज्योग्राफिकल इम्बैलेंसेस। अब कुछ डेवलप्ड नेशंस में तो ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है सोलर सेक्टर में, और कुछ देशों में, कुछ कॉन्टिनेंट्स में जैसे अफ्रीका में नहीं आ रही है। सेक्टोरल इम्बैलेंस है। बड़े बड़े सोलर पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए, बड़े बड़े सोलर फार्म इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, लेकिन सोलर पंप खरीदना हो, कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश करना हो, मतलब ऐसा कोल्ड स्टोरेज जो सोलर एनर्जी से चले, इसके लिए इन्वेस्टमेंट आसानी से नहीं मिलती। सबसे लास्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना फोटोवोल्टिक सेल्स की, वो भी देखो कुछ ही देशों में सीमित है। फॉर एग्जांपल चाइना में। अब चाइना के ऊपर पूरी तरह से रिलाई करना सही नहीं है, सप्लाई चेन्स डाइवर्स होनी चाहिए। इसके अलावा देखो ग्राउंड लेवल पे सोलर एनर्जी को लोग ज़्यादा अपनाएं, इसलिए इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सोलर पैनल्स की, अफोर्डेबल होने चाहिए सोलर पैनल्स। और इसमें चाहिए, जहाँ एक तरफ सरकार की सपोर्ट चाहिए, मार्केट की भी सपोर्ट चाहिए। सिर्फ सरकार से नहीं होगा, ज़्यादा रिसर्च इनोवेशन आएगा तो बल्कि और ज़्यादा सस्ते सोलर पैनल्स उपलब्ध होंगे, और हुए भी हैं। पहले से सोलर पैनल सब बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। मैं कई बार पार्क में जाता हूँ सैर करने के लिए, तो देखता हूँ कि ऐसी लाइट्स जो सोलर एनर्जी से चलती हैं और बहुत बढ़िया रोशनी देती हैं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक बैकअप के लिए कनेक्शन दे रखा है, लेकिन जैसे बात की तो पता लगा पूरा सोलर एनर्जी से सिस्टम चलता है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास। फिर देखो एक चैलेंज ना रिसाइकलिंग की भी है। अब सोलर पैनल्स को ना रिसाइकल भी करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए वो मैन्युफैक्चरर जो सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस कर रहा है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पूरी जो सप्लाई चेन में स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है ना, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोलर जो वेस्ट है उसको भी रिसाइकल किया जाए। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, सोलर एनर्जी सिर्फ एक एनर्जी ट्रांजिशन का माध्यम नहीं है, सभी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो सकता है इस सोलर एनर्जी से, और सही मायने में ये सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं को एम्पावर कर सकता है। महिलाएं सबसे बड़ी बेनिफिशरी हो सकती हैं सोलर एनर्जी से। इसलिए सरकार को ना अपनी कुछ पॉलिसीज़ को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है, री इवेल्युएट करने की आवश्यकता है। लास्ट में देखो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल रेवोल्यूशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि फार्म सेक्टर में डिजिटल रेवोल्यूशन आ रही है। सरकार ने 2817 करोड़ की लागत से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे देखो 2016 में एक ऐप लॉन्च की थी, किसान सुविधा ऐप। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर, मार्केट प्राइसेस, प्लांट प्रोटेक्शन, इनपुट डीलर्स, एक्सपर्ट एडवाइजरीज, और फिर किसान ई मित्रा चैटबॉट, ड्रोन सर्विलियंस फॉर पेस्ट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट इमेजरी फॉर क्रॉप असेसमेंट। फिर कुछ डेटा है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे 2023 में टोटल इंटरनेट यूजर्स थे 820 मिलियन, जिसमें से 53% रूरल एरिया से थे, और 2025 आते आते 56% ये जो यूजर्स हैं वो रूरल एरिया से हो जाएंगे। फिर कुछ और इनिशिएटिव हमने डिस्कस किए थे, एग्री स्टैक, आधार कार्ड की तरह हर एक किसान की एक आईडी होगी,
डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्विस सिस्टम, क्रॉप का असेसमेंट आसानी से हो जाएगा, क्रॉप का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो जाएगी, किसानों को कंपनसेशन मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है। फिर हमने सोलर सेक्टर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। 1884 में फर्स्ट रूफ टॉप सोलर एरे लगाया गया था चार्ल्स फ्रिट्ज के द्वारा। उसके बाद तो सन को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाने लगा। पहले तो सिर्फ नेचर प्रोसेसेस के रूप में देखते थे, फिर एनर्जी के रूप में देखा जाने लगा। सोलर एनर्जी देखो डिसेंट्रलाइज कर देती है चीज़ों को, और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी ये सब तो आता ही है, लेकिन सोसाइटी में किस प्रकार से रेवोल्यूशन आता है, महिलाओं का एम्पावरमेंट, सोलर इंजीनियर बन रही हैं महिलाएं। इसके अलावा हमने गुजरात में कच्छ में सोलर पंप वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया। इसके अलावा ये सारे जो बेयरफुट कॉलेज, ग्रामीण शक्ति, ये ना महिलाओं को सोलर इंजीनियर बना रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है महिलाओं को। और लोकल लेवल पे ग्रिड इस्टाब्लिश हो रहे हैं, छोटे छोटे गांव वाले मिलके इस्टाब्लिश करते हैं, और लोकल लेवल पे ही फिर वो उस ग्रिड से एनर्जी पैदा हुई उसे बेच दिया जाता है। जॉब्स कितनी पैदा हुई है देखो, 2022 में 49 लाख जॉब पैदा हुई, जिसमें से 40% महिलाओं को मिली। 30 लाख और ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी 2030 से पहले, इनका फ़ायदा भी महिलाओं को होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे ज्योग्राफिकल इम्बैलेंस, अफ्रीका के देशों में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, सेक्टोरल इम्बैलेंस, बड़े बड़े फार्म पार्क तो बनते हैं सोलर पार्क, छोटी एप्लीकेशंस के लिए पैसा नहीं मिलता, जैसे कोल्ड स्टोरेज जो सोलर एनर्जी से चले, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब चाइना जैसे देश ही ज़्यादा सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो चाइना के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना ठीक नहीं होगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग जरूरी है। होम लेवल पे यूज़, मतलब ईजी अवेलेबिलिटी हो सोलर पैनल्स की और सस्ते भी हों, तो सरकार को इसलिए रीवैल्यूएट करने की आवश्यकता है अपनी पॉलिसीज़ को। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महिला जजेस की संख्या अच्छी खासी है, 36.3%। 14 राज्यों में 50% से ज़्यादा महिलाएं रिक्रूट हुई जूनियर लेवल पे जज, लेकिन हायर लेवल पे वुमेन जजेस कम है। हाई कोर्ट में सिर्फ 13.4%, सुप्रीम कोर्ट में 9.3%। कुछ राज्यों में वुमेन जजेस हैं ही नहीं या फिर एक हैं। एडवोकेट्स भी बहुत कम हैं, 15.3% वुमेन एडवोकेट्स हैं हर एक लेवल पे, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, बार काउंसिल में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस देखो ये हैं, जैसे पूरा सिस्टम ना बायस्ड है, महिलाओं की रिटेंशन के अगेंस्ट है। जैसे महिलाओं का रोल प्राइमरी केयर टेकर का है, और बच्चे के जन्म के कारण करियर में ब्रेक आ जाता है, लेकिन पॉलिसीज ऐसी हैं, लगातार एज एडवोकेट काम करना जरूरी है जज सिलेक्ट होने के लिए। 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो टॉयलेट तक नहीं है, वुमेन टॉयलेट। इसके अलावा सैनिटरी फैसिलिटीज़ का अभाव है, वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर वुमेन रिलेटेड नहीं है। तो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं वुमेन गेज की आवश्यकता है, फीमेल गेज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो महिलाओं के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मतलब उनका पर्सपेक्टिव शामिल किया जाए। बिल्डिंग कमेटी में महिलाएं नहीं मिलती। एक ये हाँ पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, ये टर्म आप यूज़ कीजिए, कैरोल पेटमैन थ्योरी है। इन्होंने बोला था कि देखो पब्लिक स्फीयर में महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, बट लास्ट चेंज नहीं हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। जितना तेजी से महिलाएं पब्लिक स्पेसेस में आ रही हैं, उतना तेजी से लास्ट चेंज नहीं हो रहे हैं। इसलिए पॉइंट यही है, वुमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की आवश्यकता है, और जेंडर सेंसिटिव रिक्रूटमेंट एंड ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जाए, प्रायोरिटाइज, नॉर्मल पॉइंट्स हैं। फिर एक आर्टिकल हमने ये भी डिस्कस किया था डिसलेक्सिया से संबंधित, मतलब लर्निंग एबिलिटी कम होती है। और सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस किया था कि टीचर क्वेश्चन पूछता है और जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो आंसर दें, उससे पहले टीचर आगे बढ़ जाता है, उनके पास टाइम नहीं होता। 8 से 15% बच्चे किसी न किसी प्रकार से लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं। 2016 के डिसेबिलिटी एक्ट में इसे रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल दिया गया था, लेटर मिक्स नहीं होता बल्कि ब्रेन लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाता ठीक से। ADHD, कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है ADHD में। और राधिका का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कैसे राधिका लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित थी, लेकिन ध्यान दिया गया तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। टीचर्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क, ये सब किया जा सकता है।
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रोविजन है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। कल्चर शिफ्ट होने की आवश्यकता है, पेरेंट्स शुरुआती तौर पर रिकॉग्नाइज करें। फिनलैंड का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, शुरुआत में ही ऐसे बच्चों को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। कल्चर चेंज होना चाहिए कि ऐसे बच्चों का दिमाग जो है ना अलग से काम करता है, सेमिंग की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें कोई शर्म महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चा स्लो है या फिर उसका दिमाग अलग ढंग से काम करता है। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। ये 2 क्वेश्चंस लास्ट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये महिलाओं का जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में उससे संबंधित है, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार से डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है इससे संबंधित आर्टिकल हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।